जय हिंद बच्चों। एजुकेशनल एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कल मैग्नेटिज्म और आज हम करेंगे मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन। कल हमने चुंबकत्व के बारे में जाना था कि चुंबकत्व क्या होता है और आज हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। जैसे कोई छड़ चुंबक है, हमने किसी छड़ चुंबक को मुक्त रूप से लटकाया हुआ है, ये फ्री फॉल में है या मुक्त रूप से लटका हुआ है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्वात को क्या माना जाता है। अचुंबकीय सामग्री, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय या प्रतिबलित चुंबकीय सामग्री। बच्चों यह पूछना चाह रहे हैं कि निर्वात किस राशि की तरह व्यवहार करता है, कि वो प्रतिचुंबकीय की तरह करता है, अनुचुंबकीय की तरह करता है या अचुंबकीय सामग्री की तरह करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि वो अचुंबकीय सामग्री की तरह व्यवहार करता है, यानी कि उसे प्रतिकर्षण से भी मतलब नहीं है और आकर्षण से भी नहीं है। ठीक है, वह अचुंबकीय सामग्री की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा पदार्थ है जो स्थायी चुंबक के लिए प्रयुक्त होता है। बच्चों हमने कार्बन स्टील्स स्थायी चुंबक में पढ़ा था, एल निगो पढ़ा था, एल को नेक्स पढ़ा था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, कि ये तीनों ही पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, गाउस भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का, लाइन्स पर सेमी ये होता है फ्लक्स घनत्व का, लेकिन ये एसआई नहीं होता। तो एसआई क्या होता है, वेबर पर मीटर। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो गया, वेबर पर मीटर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि पैराचुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता का मान क्या होता है। पैराचुंबकीय जो पदार्थ हैं उनमें चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है। और जो 1 से कम होता है लोह चुंबकीय में, एक होता है अनुमेय। बात पैरा की हो जाए तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1 से ज़्यादा केवल यानी कि आप 1 से बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, इट्स लाइक इतना तक बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इकाई से कुछ अधिक, कुछ कम ये गलत, इकाई भी नहीं होता, इकाई से बहुत अधिक भी नहीं होता। कितना होता है, इकाई से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 के बराबर बोल सकते हो या 1 से थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में है कि विद्युत चुंबक है एक प्रकार की अस्थायी या स्थायी। बच्चों हमने बात की थी कि जो विद्युत चुंबक होती है उसका फेनोमेना इस प्रकार होता है कि जैसे हमें जब ज़रूरत है चुंबकीय गुणों की तो हम विद्युत अप्लाई करके चुंबकीय गुण जनरेट कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं है हम विद्युत हटा देंगे तो चुंबकीय गुण भी हट जाएंगे, यानी कि ये अस्थायी चुंबक हो जाएगी, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम चुंबक बना भी सकते हैं और विचुंबकन भी करा सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन होगा
कि एक गाउस किसके बराबर होता है। बच्चों हमने थ्योरी में पढ़ा था कि एक गाउस के लिए एक गाउस किसके बराबर होता है, 1 × 10⁻⁴ टेस्ला। या हमने ये पढ़ा होगा टेस्ला बराबर गाउस, या एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ गाउस के। जब हम 10⁻⁴ को इधर लेकर गए तो वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए कि एक टेस्ला तो बराबर होगा 10⁻⁴ गाउस के, और एक गाउस बराबर होगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। दोनों तरीक़ों से आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। बच्चों हमने छड़ चुंबक की बात की थी, ठीक है, हमने बात की थी। तो इसमें बाहर की साइड तो दिशा होती है N से S की ओर, ठीक है। बाहर की साइड क्या दिशा होती है, N to S। लेकिन अंदर की साइड क्या दिशा होती है, S से N की ओर। क्यों होती है, क्योंकि ये बंद लूप में होती है, और लूप पूरा तभी होगा जब N से S की ओर आते हुए वापस S से N की ओर होगी, तभी इसका लूप पूरा होगा। तो क्या होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ये क्या होती है, बल रेखाओं की दिशा। छड़ चुंबक के अंदर की बात पूछी है, इसलिए आंसर होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यदि हमसे बाहर की पूछा होता कि छड़ चुंबक के आसपास या बल रेखाओं की दिशा क्या होती है जनरली, तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर बताते। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक में क्या होता है। बच्चों विद्युत चुंबक में मृदु लोह कोर होता है। ये मृदु लोह कोर का बना हुआ होता है। जब हमने विद्युत चुंबक की बात की थी तो हमने ये भी बात की थी कि अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक होता है, इसलिए इसे, क्योंकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए मृदु लोह कोर थोड़ा बेटर होता है। इसके गुण जो होते हैं वो अस्थायी चुंबकत्व के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, इसलिए इसको मृदु लोह कोर का बनाया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीयशीलता का उल्टा क्या होता है। बच्चों चुंबकीयशीलता का उल्टा डायरेक्ट याद रखना है कि चुंबकीय प्रतिष्ठित होता है। ये जो चैप्टर है हमारे कोर्स में बहुत लो लेवल पे था, इसलिए हमने जितना हमें ज़रूरत थी उतना पढ़ा, इसलिए ये क्वेश्चन उसमें नहीं आया होगा। इसलिए हमें डायरेक्ट याद रखना है कि चुंबकीयशीलता का मान या उसका उल्टा चुंबकीय प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों आज का कि निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है। बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा था कि एक तो लोहा, निकल या निकेल, ये किसका उदाहरण है, लोह चुंबकीय पदार्थ का। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम काय का है, अनुचुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, ये भी याद रखना। तो हमारा आंसर हो जाएगा निकल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक के तरह चुंबकीय गुण नहीं हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए या स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं हैं। बच्चों हमसे पूछा है कि चुंबकीय गुण किसमें नहीं है, तो इसमें हमने किसे लेना है, एक तो अणु चुंबकीय को और एक लोह चुंबकीय को। हम पैरा को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें तो चुंबक के विरुद्ध गुण होते हैं, चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में चुंबकीय गुण किन में होंगे, जो अनुचुंबकीय होंगे और लोह चुंबकीय होंगे। तो यहाँ पर किस में है, निकल लोह चुंबकीय।
लोहा लो चुंबकीय, एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय। लेकिन जो चुंबक पत्थर है यह प्रतिचुंबकीय होता है, इसलिए इसमें चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं हो सकते। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा है। विजातीय मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जो समान जाति के नहीं होते वो होते हैं विजातीय। और सजातीय बोला जाता तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गए सजातीय। तो हमसे क्या पूछा है, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा लगता है, कूलाम बल लगता है। नाभिकीय आकर्षण बल, इसमें आवेश का मतलब ही नहीं होता, चुंबकीय बल में भी आवेश नहीं होता। और गुरुत्वीय बल किनके मध्य लगता है, दो पिंडों के मध्य लगता है, पिंडों के मध्य, इसमें आवेश नहीं होते, ठीक है, और इसमें भी आवेश नहीं होते। तो किसके मध्य लगेगा, कूलाम का आकर्षण किनके मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। हमसे क्या पूछा है, प्रतिचुंबकीय। कोबाल्ट हमें पता है कि इसे लौह चुंबकीय या अनुचुंबकीय की श्रेणी में लेते हैं। लोहा क्या है, लौह चुंबकीय। एल्यूमिनियम क्या है, अनुचुंबकीय। तो क्या बचा, फास्फोरस जो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, हमसे पूछा जाए कि लौह चुंबकीय कौन कौन से है, तो फेरस, निकल और कोबाल्ट। इसे क्या बोलते हैं, फेकोनी, फेकोनी, फेकोनी। ठीक है, ये होते हैं लौह चुंबकीय। इसके बाद आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर कि विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त धातु कौन सा होता है। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त धातु होता है निकल। निकल क्यों, निकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर लौह चुंबकीय के और उदाहरण नहीं है। नर्म लोहा बच्चों लौह चुंबकीय नहीं होता है, या फिर निकल की तुलना में कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि यहाँ पर लोहा होता तो हम उसमें लोहा मार्क करते, लेकिन यहाँ पर लोहे की जगह कोबाल्ट की जगह निकल है, इसलिए हम इसके लिए निकल ऑप्शन को सही मानेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ा कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग क्यों करते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं कि ऊर्जा का औसत कम होता है, औसत कम होता है, स्टील का घनत्व अधिक होता है, स्टील के लिए अवशेष चुंबकत्व अधिक होता है, या साधारण बाह्य चुंबक क्षेत्र में चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। बच्चों घनत्व से चुंबकत्व का कोई लेना देना ही नहीं है, और इसमें अवशेष चुंबकत्व होता ही नहीं है। और ऊर्जा का औसत, सामान्य अणु में ऊर्जा का कोई रोल ही नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। यानी कि एक बार हमने स्टील को चुंबक बना दिया, फिर यदि हम उसे नॉर्मल किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो उसका चुंबकत्व खत्म नहीं होता है। इसलिए किसका उपयोग करते हैं, स्टील का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान कितना होता है। बच्चों इसकी हमने थ्योरी में भी बात की थी। थ्योरी में हमने ये बात की थी कि जैसे कोई दो पोल है चुंबक के N और S, इनका मध्य बिंदु है सेंटर पे। ठीक है, तो हमने एक चुंबक बनाई, छड़ चुंबक, जिसमें दो पोल है N और S। तो एक तो हमने बात की थी कि इनमें जो सामर्थ्य है ध्रुवों का सामर्थ्य, ये दोनों का समान ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि N का पावर ज़्यादा है और S का पावर कम हो, ऐसा नहीं हो सकता। यदि दोनों प्रबल है तो दोनों प्रबल होंगे,
यानी कि यदि प्रबल है तो दोनों प्रबल होंगे, या दुर्बल है तो दोनों दुर्बल होंगे, दोनों का पावर समान होता है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं प्रबलता कम होती है, प्रबलता कम होती है। इधर से आएंगे n की साइड से तब भी प्रबलता कम होगी, s की साइड से आएंगे तब भी कम होगी, और ये प्रबलता केंद्र में 0 हो जाती है, केंद्र पर 0 हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व कितना होता है, तो उसका आंसर होगा 0। या हमसे ये पूछा जाता कि ध्रुव से, n ध्रुव या s ध्रुव से केंद्र की ओर जाने पर ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव सामर्थ्य की प्रबलता कम होती है या ज़्यादा होती है, तो हम कहेंगे कि ध्रुव से केंद्र की ओर जाने पर प्रबलता कम होती है और केंद्र पर 0 हो जाती है। ठीक है। या हमसे पूछा जाए कि केंद्र से ध्रुव की ओर जाने पर चुंबक की प्रबलता कम होती है या ज़्यादा होती है, तो हम कहेंगे कि केंद्र पे 0 होती है, उसके बाद हम ध्रुव की ओर गति कर रहे हैं तो प्रबलता हमेशा बढ़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र क्या है। ये हमने यूनिट और मेजरमेंट में भी पढ़ा था, यूनिट और मेजरमेंट पहली चैप्टर में था, पहली यूनिट में, और इसका आंसर था मैग्नेटोग्राफ। कि पायरोमीटर क्या होता है, कंपास क्या होता है, टेकोमीटर क्या होता है, आप पहली यूनिट दोबारा पढ़िए, वहाँ पे आप देख पाएंगे, या फिर मैराथन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। बच्चों हमने बात की थी अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, निकेल लोह चुंबकीय, लोहा लोह चुंबकीय, क्या बचा मैग्नीशियम, इसके साथ आप एल्यूमिनियम को जोड़ दो, ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में समझा दूँ आपको, और ये क्या था, प्रतिचुंबकीय। ठीक है। इनमें क्या होता है गुण, अनुचुंबकीय होते हैं वो दुर्बल आकर्षण दिखाते हैं, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। यदि दुर्बल आकर्षण दिखाएं तो उन्हें कहेंगे अनुचुंबकीय। यदि आकर्षण प्रबल दिखाएं, ठीक है, जैसे फेकोनी, ये क्या करता है, ये प्रबल आकर्षण दिखाते हैं। और प्रतिचुंबकीय की बात करें तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, ये आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण शो करते हैं, ये प्रतिकर्षण दिखाते हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय हैं। लोह चुंबकीय प्रबल आकर्षण दिखाते हैं, और अनुचुंबकीय क्या करते हैं, दुर्बल आकर्षण दिखाते हैं। ठीक है, आकर्षण दिखाते हैं भले दुर्बल हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर नमन कोण क्या होता है। बच्चों आपके लिए नमन कोण का नाम सुनना थोड़ा इजी नहीं होगा, क्योंकि आपने नमन कोण के बारे में जानकारी नहीं ली है। इस क्लास के लास्ट में हम नमन कोण के बारे में सीखेंगे। अभी याद रखिए कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, और इसका क्वेश्चन का आंसर था मैग्नीशियम। ठीक है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। और यही बात हम भूमध्य रेखा पर करें तो नमन कोण कितना होता है, 0 डिग्री। याद रखिए कि ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण कितना, 90 डिग्री। और यदि भूमध्य रेखा पर पूछ लिया जाए, रेखा पर नमन कोण कितना, 0 डिग्री। दोनों चीज़ें याद रखनी है, और हम इसकी बात अभी लास्ट स्लाइड में करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से किस ध्रुव की ओर
है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से किस ध्रुव की ओर है? बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने एक छड़ चुंबक को लटकाया था स्वतंत्रता पूर्वक। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने कहा था कि जब इसे लटकाया जाता है तो इसका एस सिरा पृथ्वी के एन सिरे की ओर और छड़ चुंबक का एन सिरा पृथ्वी के एस सिरे की ओर होता है, एस ध्रुव की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट, भिन्न भिन्न जो ध्रुव या पोल होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमसे पूछा है कि उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव किस ध्रुव की ओर होता है? जो उत्तरी ध्रुव है वो किसकी ओर होता है? साउथ वाले ध्रुव की ओर या दक्षिण ध्रुव की ओर। अब आया समझ कि क्या पूछा गया है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव चुंबक के किस ध्रुव की ओर होता है? तो वो होता है दक्षिण ध्रुव की ओर। बच्चों अब है अगला क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूरी ताप क्या होता है। ठीक है, क्यूरी का मतलब समझ में आया? क्यूरी वही है, क्यूरी मैडम कौन सी, जिन्होंने रेडियो सक्रियता के बारे में जानकारी दी थी। के बारे में अध्ययन किया था। और एक खास बात, इनको 2 बार फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। पुरस्कार। और तीसरी खास बात, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रेडियो सक्रियता के कारण ही हुई थी। तो क्यूरी ताप की बात करें बच्चों, क्यूरी ताप किसी भी पदार्थ का या किसी भी तत्व का वो ताप होता है जिस ताप पर जाने के बाद वो अपने चुंबकीय गुणों को खो दे। चुंबकीय गुण खो दे या उसके चुंबकीय गुण जिस ताप पर नष्ट हो जाए उसे क्या कहेंगे? क्यूरी ताप। क्लियर है? क्यूरी ताप कौन सा ताप? उस ताप पर कोई भी पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है तो वो क्या होता है? क्यूरी ताप। इसके लिए हम बात करते हैं कि लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 770 डिग्री सेल्सियस। लोहा की बात करें तो इसके लिए होगा 770 डिग्री सेल्सियस। निकल की बात करें तो उसके लिए होगा 365 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट के लिए होता है 1057 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें गैडोलीनियम की, इसके लिए कितना होता है? इसके लिए होता है 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 19 डिग्री सेल्सियस। इधर हम मैच करेंगे तो गैडोलीनियम का दे रखा है 100 डिग्री, जो कि गलत है। बच्चों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऊपर के तीनों लोह चुंबकीय है और गैडोलीनियम क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, नहीं अनुचुंबकीय। गैडोलीनियम होता है अनुचुंबकीय, जिसमें दुर्बल आकर्षण दर्शाया जाता है और वो बहुत कम डिग्री यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी ये प्रतिचुंबकीय की तरह या फिर चुंबकीय गुणों को खो देता है। बच्चों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच कोण कितना होता है? जो पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है, उनके मध्य कोण होता है बच्चों 11.3 डिग्री। कितना? 11.3 डिग्री। इसका आंसर होगा डी, 11.3 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति क्या होती है? ऊर्ध्वाधर। यानी कि हम जब पृथ्वी के ध्रुवों की बात करें और यहाँ पे कोई चुंबकीय सुई रखी हुई हो तो वो सीधी होगी। क्यों सीधी क्यों होगी? क्योंकि वो दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर इंगित की हुई होती है, इसलिए ऊर्ध्वाधर होगी। यदि हम ध्रुवों को इस प्रकार से लें तो चुंबकीय सुई क्या होगी? क्षैतिज होगी। क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर
इंगित करती है। इसके बाद में बच्चों आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। हमने क्वेश्चंस जितने हो सकते थे हमने कर लिए, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड थे। इसके बाद में हम नमन कोण या नति कोण की बात कर लेते हैं, जो हमारे आया था अभी एक क्वेश्चन में। आ गया। ये रहा। क्या बात की थी कि ध्रुव के लिए नमन कोण कितना होता है 90 डिग्री और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो नति कोण क्या होता है बच्चों कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है? चुंबकीय कोण। पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? नमन या नति कोण। जैसे ये N है, ये S है, ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और यदि कोई चुंबक रखी हुई है, जैसे क्षैतिज इस प्रकार से है, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे इसके सापेक्ष कोण कितना होगा? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा पर कितना होगा? 0 डिग्री। और ध्रुवों की बात करें, ध्रुव पर कितना होता है? 90 डिग्री। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर नति कोण 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर 90 डिग्री होती है। भूमध्य रेखा को बच्चों विषुवत रेखा भी बोलते हैं, तो विषुवत रेखा आए तब भी भूमध्य रेखा ही समझना। तो भूमध्य पर 0 डिग्री और ध्रुवों पर इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास हमारी पूरी होती है। और आज की क्लास में हमने चुंबकत्व से जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल्स किए और एक नति कोण जैसा न्यूमेरिकल आया, तो हमने नति कोण के बारे में भी जाना जो पहले हमारे थ्योरी में रह गया था। इस प्रकार से हम कल की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ताप और उष्मा। इस चैप्टर में हम तापमान और उष्मा के बारे में जानेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आप कल देखिए हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हम जानेंगे। तो जब तक के लिए आप रिविजन्स करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।